Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. My name is Sana Sultana PhD scholar from Bhadun Zikri University, मुल्तान। अच्छा गाइस, आज का जो लेक्चर है वो हमारा है मैथमेटिकल मेथड 2 का एक टॉपिक है। आप लोगों को मैं ग्रीन फंक्शंस की प्रॉपर्टीज़ तक मिड से पहले डाल चुकी थी। अब हमारा मिड के बाद का लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर है, और ये हमारे पास है पर्टर्बेशन टेक्निक्स, पर्टर्बेशन मेथड्स फॉर अलजेब्राइक इक्वेशंस। तो अलजेब्राइक इक्वेशंस के लिए पर्टर्बेशन मेथड होता क्या है उसको एक्सप्लेन करके बताती हूँ। उसकी बेसिक्स टर्म्स जो हैं वो सारी की सारी आपको बताती हूँ। और ये मुझे अच्छी तरह याद है, ये हम लोगों का PhD में हम लोगों को ये सब्जेक्ट एक पढ़ाया गया था, डॉक्टर खालिद सैफुल्लाह ने पढ़ाया था। जितना हमने इससे भागे थे ना, तो इतना भागे थे और मुझे नहीं पता था कि हम लोग ऐसे फजूल में भाग रहे थे, वही सब्जेक्ट मुझे पढ़ाना पड़ सकता है। तो ये पर्टर्बेशन मेथड्स आ गए हैं आप लोगों के पास। और लेकिन अच्छी बात ये है, गुड न्यूज़ इज दैट कि पर्टर्बेशन मेथड की छोटी छोटी सिंपल टेक्निक्स आप लोगों के पास आई हैं, मुश्किल नहीं है वो PhD लेवल की ना। अलजेब्राइक टेक्निक्स और दूसरा डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पर्टर्बेशन मेथड जो यूज़ होता है वो हमारे पास है। इस वीक का टारगेट तो हमारा पर्टर्बेशन, आपको सारा कॉन्सेप्ट दे दूंगी, उसमें गेम क्या होती है, उसमें थ्योरी क्या होती है, हम लोग भाग किस चीज़ के लिए होते रहे होते हैं, वो सारा कुछ आप लोगों को बता दूंगी फॉर अलजेब्राइक इक्वेशन। और फिर उसी को ही अब फिर हम आपको कुछ नई टेक्निक्स, कुछ नई थ्योरीज वगैरह बताएंगे। और मेथड जो है वो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन को यूज़ करके मैं ये सारा कुछ आप लोगों को बताऊंगी। तो खैर, आज मैं आप लोगों को इसका आइडिया देती हूँ। और तो टॉपिक छोटा सा है, मुख्तसर सा है, 2 पेजेस इसके सारे हैं और 2 पेजेस इसकी सारी हैं। तो चलें, खैर मैं फिर वो कंटिन्यू करती हूँ। अच्छा चलें, ठीक है, अब पर्टर्बेशन मेथड स्टार्ट करते हैं। पर्टर्बेशन मेथड हमारे पास होता क्या है वो आपको बता देती हूँ। ये चलो, अच्छा, पर्टर्बेशन मेथड लीड्स टू एन अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम आपके पास गिवन होगा और ये आइडिया आपको दे देती हूँ। ये है क्या, जैसे हम लोग ना ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ में आप लोगों ने देखा होगा, ग्राफ हमारा, सपोज दैट मैं एक कंटिन्यूस ग्राफ की बात करूं, वो चल रहा होता है, उसका जो फंक्शन का ग्राफ मतलब चलने का मतलब ये कंटिन्यूस ग्राफ क्या होता है, उसके अंदर कहीं जंप्स नहीं होते, होल्स नहीं होते, गैप्स नहीं होते, वो चलता जाता है। एक सपोज एक पॉइंट ऐसा आया है जिधर वो कंटिन्यूस नहीं रहा, वो माइनर सा हिला है, फिर दोबारा आगे सारे पॉइंट्स में वो चलना उसे स्टार्ट कर दिया। अब हुआ क्या है, किसी एक पॉइंट या कोई ऐसा स्टेज जरूर आएगा। मैं ये नहीं कह रही कि कंटिन्यूस ग्राफ में ऐसा होता है, मैं आपको एक प्रॉब्लम बता रही हूँ, आपको आइडिया दे रही हूँ। आइडिया ये है कि आपको ग्राफ चलते चलते, सपोज कोई किसी एक पॉइंट पे चलते चलते आपकी गाड़ी चलती जा रही है, किसी एक पॉइंट पे ऐसा हुआ है कि जिसपे ना आप माइनर सा हिले हैं, परटर्ब, मामूली सा चेंज, वेरी 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 स्मॉल चेंज पेश आया उस एक मुकाम पर, एक खास उस पॉइंट पर मामूली सा चेंज आया, उससे आपका जो ग्राफ है वो थोड़ा सा हिला, थोड़ा सा वो हिला, हाँ हिला ही सही, ऐसे ही कहेंगे, मामूली सा चेंज आया। और फिर उसके बाद वो दोबारा अपने वही स्मूथनेस वो स्मूथली से चलना शुरू कर दिया। वो जब माइनर सा चेंज आया एक किसी खास पॉइंट पर, उस खास चेंज को हम एक टर्म से डिनोट करते हैं जिसे एप्सिलॉन बोलते हैं। और ये खास तौर पर ये जो हम लोग पर्टर्बेशन मेथड है, ये हमारे पास है ये आपको एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं देगा, ये आपको अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन देता होता है। एग्जैक्ट क्यों नहीं देता उसकी भी बहस आगे करूंगी, लेकिन आइडिया ये है कि एक स्मूथली चलने वाला किसी एक खास स्टेज पर जाके उसमें थोड़ी सी चेंजिंग आ गई, वो जो चेंजिंग होती है, और फिर उसने दोबारा उस कंटिन्यू एक खास पॉइंट पे चेंज आया, पता नहीं क्या हुआ, उस पॉइंट पे आप थोड़े से अब्रप्ट हो चुके, वो थोड़े सा उसमें आप कोई गड़बड़ पेश आ गई, और फिर दोबारा उसने सेम उसी स्मूथली चलना शुरू कर दिया। इस टाइप के प्रॉब्लम्स के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, पर्टर्बेशन यूज़ करते हैं। एक तो पर्टर्बेशन के बारे में आपको बता दिया, पर्टर्बेशन मेथड्स लीड्स टू एन अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन। इसके बारे में आप बड़ी मजे की बात आ गई आपके पास कि ये हमारे पास एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं निकालते होते, ये हमें अप्रोक्सीमेट, मतलब जो आपका एग्जैक्ट सोल्यूशन होगा उसके करीब आंसर आएगा, एग्जैक्टली आपके पास आंसर नहीं आएगा। अच्छा, अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन निकालेंगे टू अ प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम।
कौन सा प्रॉब्लम उसके बारे में बता रहा है। व्हेन द मॉडल इक्वेशन, जो भी आपकी इक्वेशन है, मॉडल इक्वेशन यहाँ पे ये क्यों बोल रहा है, आपकी जो पूरी की पूरी रियल लाइफ है, पूरी की पूरी रियल लाइफ में होता क्या है, रियल लाइफ का हर प्रॉब्लम ही आपका क्या होता है, उसको हम उसकी मॉडलिंग कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है आपका साइंस से रिलेटेड, फिजिक्स से रिलेटेड, आपका किससे रिलेटेड, रियल लाइफ की जितनी भी साइंसेज हैं या वो जो सोशल साइंसेज में भी जितने प्रॉब्लम्स होते हैं उनको हम मॉडलिंग करके उसको मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करते होते हैं। और ये रिसर्च का थीम भी यही है, ये रियल लाइफ के ये जो है ना, आजकल कोरोना के ऊपर रिसर्च चल रही है, बड़ी लेटेस्ट रिसर्च चल रही है। इसके प्रॉब्लम्स अपने सामने रखो, पैरामीटर्स इसके सामने रखो, इसकी मॉडलिंग करके आप इसका मैथमेटिकल मॉडल बना दो। और जब ये मैथमेटिकल मॉडल बन जाएगा तो उसके अकॉर्डिंगली लगाओ कौन सी ब्रांच आपकी लग रही है मैथमेटिक्स की, न्यूमेरिकल एनालिसिस या आपकी जो भी लग रही होगी, फ्लूइड मैकेनिक्स से जो भी आपकी लग रही है उसके ऊपर अप्लाई करें और उसको सिंप्लीफाई करके उसका आंसर निकाल के दोबारा दे दें। और वो उस पर रिसर्च करने वाले हैं उनको जब आंसर मिल जाएगा, मॉडलिंग हम लोगों ने करनी है, और मॉडलिंग करने के बाद उसके ऊपर कोई ना कोई काम वगैरह हम लोगों ने करना है, मैथमेटिकल वर्क करके जो सोल्यूशन निकलेगा वो सोल्यूशन हम दे देंगे इन्हें, और कोरोना वाले अपनी रिसर्च छाप देंगे, और देखो हमने ये चीज़ निकाल ली। लेकिन बैकग्राउंड में दुनिया की ये जो जितनी भी रिसर्चेज हैं उनके बैकग्राउंड में कौन है, हम मैथमेटिशियंस हैं। तो ये मैथमेटिक्स की डिग्री है ना, ये जो आप लोग पढ़ रहे हो उसको आपने ये नहीं समझना कोई छोटी मोटी डिग्री पढ़ रहे हो, कोई आप छोटी मोटी डिग्री नहीं पढ़ रहे, आप ये बहुत कीमती तरीन डिग्री पढ़ रहे हो। और उसकी एग्जांपल, सबसे बड़ी एग्जांपल मैं खुद को ही दूंगी कि मुझे देख लो, मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ है, स्टैटिस्टिक्स में जा रही हूँ, उसमें जा रही हूँ, फिजिक्स में जा रही हूँ, बायोलॉजी में जा रही हूँ, केमिस्ट्री में जा रही हूँ, और कहाँ वो जो सबसे बड़ी मेरा जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो है मेरी उसमें किसमें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, उसमें मैं जा रही हूँ। कंप्यूटर की सारी लैंग्वेजेस का बैकग्राउंड मुझे पता है कि सारी लैंग्वेजेस में हर किसी में लिखने का तरीका डिफरेंट है, बाकी सेम आइडिया सेम है। अब मैं क्या करती हूँ, बच्चों को जाके सिर्फ आइडियाज़ देती हूँ और मैं कहती हूँ अपनी पसंद की लैंग्वेज पकड़ो, फोर्ट्रान पकड़ो, सी प्लस प्लस पकड़ो, मैटलैब पकड़ो, मैथमेटिका पकड़ो, कोई भी पकड़ो, और उस प्रोग्राम को तुमने उसकी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना है। उसकी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करने के लिए क्या करना है, कुछ भी नहीं, इससे सॉफ्टवेयर अपने पास इंस्टॉल करो, हेल्प में जाओ, सारा का सारा मैनुअल तुम्हारे सामने खुल जाएगा। तुम्हारा टीचर जो भी तुमसे तो पूछता है मुझे ये करके बताओ, वो करके बताओ, वही टॉपिक, वो जो टाइटल वो बता देगा, उसने तो सारा कुछ वो बता दिया, गेम ओवर हो गई इसकी। आपने जाके उसके हेल्प में जाके उसे कॉपी पेस्ट कर देना है, एंटर प्रेस करना है, वो पूरा खुल जाएगा। आप उसके एक एक टर्म बता देंगे, एडिशन इससे होती है, फलाना इससे होता है, फलाना इससे होता है, फलाना इससे होता है। और क्या चाहिए, सिर्फ आपने क्या करना है, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है, बाकी सब कुछ आपके पास उसी में ही मिल जाएगा, हेल्प में जाके सब कुछ मिल जाता है। तो खैर ये तो मैंने आप लोगों को, अब ये क्या है, कौन थी मैं असल में कौन थी, मैथमेटिशियन थी, किस में चली गई, कंप्यूटर में चली गई, प्रोग्रामिंग में चली गई, नेटवर्क में चली गई। ये जो जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, ये नवाज शरीफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी BZU का एक डिपार्टमेंट है IAM, वहाँ पर मैं प्रोग्रामिंग पढ़ा रही हूँ। और माशाल्लाह मैंने उन लोगों को ऐसी पढ़ाई है, बच्चे आप उनको सिर्फ ये बताओ ये प्रॉब्लम है, इसका प्रोग्राम बना के दिखा दो, माशाल्लाह बच्चे इतने एक्सपर्ट हैं माशाल्लाह। वो प्रोग्रामिंग के उसी वक्त आप उनको बताएं और उसी वक्त वो प्रोग्राम आपको बना के दे रहे हैं। आप उन्हें ये भी बताएं सी में चाहिए, वो आपसे पूछेंगे किस में ये प्रोग्राम चाहिए, फोर्ट्रान में चाहिए, सी में चाहिए, C++ में चाहिए, मैटलैब में चाहिए, मैथमेटिका में चाहिए, या एक और मैपल में चाहिए, किस में चाहिए, बस आप उनको फरमाइश करें, देखें तो सही। अगर उनके पास वो सॉफ्टवेयर हुआ तो वो 5 मिनट में वो प्रोग्राम आपको लिख के दिखाएंगे। माशाल्लाह इतना एक्सपर्ट हैं बड़े मेरे माशाल्लाह बच्चे। IT वालों के अभी मेरे हाथ नहीं लगे, IT वाले नवाज शरीफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में लगे थे, उन लोगों को मैं मैथमेटिक्स पढ़ाती थी, तो अब भी मेरे साथ वो इन टच हैं, सारे के सारे मेरे बच्चे हैं। और ना माशाल्लाह न्यू कतनी को मेरे स्टूडेंट्स हैं, माशाल्लाह उनको देख के दिल खुश होता है। कोई किसी का एम्बेसडर बना हुआ है, कोई किसी का क्या बना हुआ है। उन लोगों ने एक बात अपने दिमाग में उठाई है कि हम लोग कभी किसी के नौकर नहीं बनेंगे, नवाज शरीफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स। और वो क्या करते हैं, ऐसे के ऐसे वो लोग माशाल्लाह उनकी बेस अच्छी बनी हुई है, उनकी मैथमेटिक्स माशाल्लाह स्ट्रॉन्ग है, और कंप्यूटर में तो वो वैसे एक्सपर्ट थे, अपने बैठ के ऑनलाइन सारे काम कर रहे हैं। ये कौन एक और कौन सा पता नहीं कौन सा था, मेरे माशाल्लाह स्टूडेंट्स पूरी उसमें फैले हुए हैं, पूरी दुनिया में माशाल्लाह फैले हुए हैं। मेरा दिल खुश होता है। और वो लोग फिर बताते हैं, जब वो कहते हैं ना कि मैम हमारी तो स्ट्रॉन्ग ये चीज़ आपने की, फलानी चीज़ आपने की, कंप्यूटर और मैथमेटिक्स इन दोनों का भी एक दूसरे के साथ बड़ा ही गहरा लिंक है माशाल्लाह माशाल्लाह। खैर आप लोगों को पता, अब ये मैं कौन थी, मैथमेटिक्स थी, मैं कहाँ चली गई हूँ, पता नहीं कहाँ पूरी दुनिया में जो मेन बेस है ना वो मैथमेटिशियंस हैं।
मैथमेटिक्स अच्छी तरह से समझ लो, फिर तो तुम्हारे ऐसे समझो हाथ पाँव सब कुछ घी में समझ लो अपने। अच्छा खैर, आते हैं पर्टर्बेशन की तरफ आते हैं। पर्टर्बेशन क्या कहता है? पर्टर्बेशन के अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन निकालते हैं, ठीक है, हमें समझ आ गई। व्हेन द मॉडल इक्वेशन, और मॉडल इक्वेशंस हैव टर्म्स दैट आर स्मॉल, उनमें मॉडल, आपके मॉडल इक्वेशन आप देखेंगे उसके अंदर एक टर्म ऐसी आपको नजर आएगी जो बहुत ज़्यादा स्मॉल होगी, बहुत ज़्यादा स्मॉल होगी। और जब आपको एक टर्म अपनी मॉडल इक्वेशन में एक टर्म ऐसी नजर आ गई जो बहुत ज़्यादा स्मॉल है, तो वहाँ पर आप लोग देखते ही, अपने मॉडल को देखते ही कहेंगे ओए यहाँ पे पर्टर्बेशन मेथड लग रहा है। अब पर्टर्बेशन प्रॉब्लम में हमेशा तो ऐसा नहीं होगा कि हमारे पास हमेशा अलजेब्राइक नॉन लीनियर इक्वेशन आ गई, कोई हमारे पास वो आ गया, क्या आ गया, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, कोई लीनियर इक्वेशन आ गई, हमेशा ऐसा नहीं होगा। क्यूबिक आ गई, क्यूबिक को सोल्व करने का मेथड है, क्वाड्रेटिक को सोल्व करने के हमारे पास एग्जैक्ट मेथड है, पावर 4, पावर 5, पावर 6, पावर 7, वहाँ पे फिर हमें न्यूमेरिकल एनालिसिस की तरफ जाना पड़ता है, अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन की तरफ जाना पड़ता है। पर्टर्बेशन भी क्या कर रहा है? वही काम कर रहा है। सिर्फ अगर आपने मॉडलिंग की, मॉडलिंग करने के बाद जो हमारा आंसर है उसमें एक टर्म ऐसी नजर आ गई जो हमारे पास क्या है, वेरी 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 स्मॉल, तो वहां पे हम क्या लगाएंगे अपना, वहां पे हम अपना पर्टर्बेशन मेथड लगाएंगे। दीज टर्म्स अराइज बिकॉज द अंडरलाइंग फिजिकल प्रोसेस। अब वो बता रहा है कि ये टर्म्स क्यों आई हैं, बहुत ज्यादा स्मॉल टर्म्स क्यों आई हैं, अराइज बिकॉज द अंडरलाइंग फिजिकल प्रोसेस, जो आपका ये जो पूरा फिजिकल प्रोसेस था एज स्मॉल इफेक्ट, उसमें स्मॉल इफेक्ट्स आपको नजर आए हैं। वही बात जो मैंने आपको बताई थी कि आपका प्रॉब्लम स्मूथली चलता जा रहा है, कुछ स्टेज पे आके बहुत स्मॉल आपकी चेंजिंग नजर आई और फिर दोबारा वैसे चलना शुरू कर दिया। तो यही बात वो इंग्लिश में बोल रहे हैं बच्चों। अब आप लोग तो माशाल्लाह मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। और ये है दीज टर्म्स इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल कोफिशिएंट पैरामीटर। और इन टर्म्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि ये स्मॉल टर्म्स आपके मॉडल इक्वेशन में आपको नजर आ रही हैं? ये है आपको जब किसी भी के साथ एप्सिलॉन नजर आ जाए तो आप लोगों ने समझ लेना ये टर्म्स हमारे पास पर्टर्बेशन का प्रॉब्लम है। आगे बाय पर्टर्बेशन सोल्यूशन, अब हम पता चल गया कि प्रॉब्लम क्या होगा, उसके हमें मॉडल इक्वेशन बनानी पड़ेगी, उनमें स्मॉल टर्म्स हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। एप्सिलॉन नज़र आ रहा होगा, वो जिस टर्म के साथ एप्सिलॉन लगा हुआ है वो टर्म हमेशा हमारी स्मॉल ही होगी। चलो ये चीज़ समझ आ गई। अब हमने उसके ऊपर पर्टर्बेशन मेथड लगाना है, उसका सोल्यूशन निकालना है। सोल्यूशन कैसे निकालें, अब सवाल ये पैदा होता है। बाय सोल्यूशन ऑफ पर्टर्बेशन प्रॉब्लम, बाय पर्टर्बेशन प्रॉब्लम सोल्यूशन वी मीन, हमारा मतलब ये है एन अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन, हमने एक अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन निकालना है। ओके ठीक है, आगे दैट इज, और वो सोल्यूशन कैसे निकलेगा, दैट इज द फर्स्ट फ्यू टर्म्स ऑफ अ टेलर सीरीज टेलर लाइक एक्सपेंशन। अभी वो आपको टेलर लाइक एक्सपेंशन दिखाएगा और उसकी कुछ टर्म्स जो हैं वही पर्टर्बेशन मेथड का सोल्यूशन होगा। अब वो उस पर जाने से पहले मैं पहले इसे पढ़ लेती हूँ और फिर आपको वहां पर जाके दिखाती हूँ। ये याद रखिएगा, पर्टर्बेशन मेथड का सोल्यूशन, अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन क्या होगा, वो इस टेलर लाइक एक्सपेंशन की फर्स्ट फ्यू टर्म्स होंगी। फर्स्ट फ्यू टर्म्स, या एक टर्म या दो टर्म या तीन टर्म्स। रीजन क्या है, फर्स्ट फ्यू टर्म्स से ही हमारा सोल्यूशन कैसे आ जाएगा वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगी। ये आइडिया अपने दिमाग में रखेगा। आगे चलो, इन द पैरामीटर, और वो पैरामीटर हमारे पास एप्सिलॉन होगा। अच्छा, अब वो कहता है कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन। वो कहता है मैं आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिखाता हूँ, मतलब जो हमारा ये हमारे पास प्रॉब्लम गिवन है, आपके पास फंक्शन है, उसमें टाइम इन्वॉल्व है, उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल y इन्वॉल्व है, टाइम का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट वेरिएबल, सेकंड डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, और ये एप्सिलॉन इन्वॉल्व है इक्वल टू 0। इस तरह का हमारे पास गिवन होगा। टाइम हमारे पास आई से डिनोट करता है। ये इस तरह का आपके पास प्रॉब्लम गिवन होगा। आपको अंदर ये t नजर आ रहा होगा, y नजर आ होगा, उसके डेरिवेटिव नजर आ रहे होंगे, और फिर आपको क्या नजर आ रहा होगा। वैसे ये डेरिवेटिव ये तो मैंने इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये जो मेरे कल का लेक्चर है वो भी इसमें कवर हो जाए, इसलिए मैंने ये वाला डिनोट किया। वरना अगर सिंपल होता तो वो हमारे पास ये होता है, t होता, y होता, इसके कुछ डेरिवेटिव्स होते और एप्सिलॉन होता। ये तीन वेरिएबल्स तो मस्ट होते हैं। अगर आज का जो हमारा है जैसे अलजेब्राइक वाला थीम है उसके लिए हमारे पास t, y और ये एप्सिलॉन काफ़ी है। लेकिन जब हमारा उसमें जाएंगे, हायर में जाएंगे, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव इन्वॉल्व करने जरूरी होंगे। अच्छा चलो ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। ओके, वेयर t हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और फिर इसी तरह i हमारे पास क्या है, टाइम इंटरवल। t हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, i किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, टाइम इंटरवल को डिनोट कर रहा है, y किसको डिनोट कर रहा है, y डिपेंडेंट वेरिएबल, और एप्सिलॉन के बारे में बता दिया, वेरी 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 स्मॉल।
वेरी 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 स्मॉल का मतलब वो ये है भाई कितना स्मॉल, सवाल पैदा होता है कितना स्मॉल। अब वो बता रहा है अगर आपके सामने आ जाता है 0.1 आ जाता है, 0.5 आ जाता है, वो भी तो 1 से छोटा है, तो वो कहता है मैं उन्हें नहीं मानूंगा, मेरा एप्सिलॉन क्या होगा जो 0.001 से छोटा होगा, या उसके बराबर होगा या उससे छोटा होगा, वो मेरा एप्सिलॉन होगा। अगर इससे बड़ा कोई आ गया वो मेरा कोई एप्सिलॉन नहीं होगा, क्योंकि एप्सिलॉन के बारे में वो बोल रहा है वेरी वेरी, ये जो ये यहाँ पे लगा रहा है ये डबल ये एंगल ब्रैकेट आई हुई है, इसका मतलब है वेरी वेरी स्मॉल, बहुत ज़्यादा ये छोटा होगा पर्टर्बेशन। और हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत स्मॉल चेंजेस को हम फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। चलो आओ पर्टर्बेशन से, अब वो जो टेलर लाइक सीरीज बोली थी वो ये है टेलर लाइक सीरीज। अब वो बता रहा है कि दिस ये हमारे पास है टेलर लाइक सीरीज है, इसमें पहली टर्म है y0, अगली टर्म है एप्सिलॉन मल्टीप्लाई बाय y1 और फिर है चलो अच्छा तो ये हमारे, और ये एप्सिलॉन मल्टीप्लाई बाय y1 एप्सिलॉन स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय y2 एंड सो ऑन। अब आगे की टर्म्स आप अज्यूम कर सकते हैं, एप्सिलॉन क्यूब y3 मल्टीप्लाई बाय y3 एंड सो ऑन। ये सारे के बारे में बता दिया कि ये हमारा सोल्यूशन है, ये हमारे पास टेलर लाइक एक्सपेंशन है। इसके बारे में बताया जा रहा है दिस इज द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 का सोल्यूशन है। इक्वेशन 1 आपकी ये है, इसका सोल्यूशन इस शक्ल का होगा, आपको ये भी बता दिया। चलो ठीक है, वेयर द फंक्शंस, आपको फंक्शन नजर आ रहे हैं y0 y1 y2, इनके बारे में क्या कहा ख्याल है, कैन बी फाउंड बाय पुटिंग 2 into 1। वो कहते हैं आप इनको फाइंड कर सकते हैं, ये जो y1 y0 इनको फाइंड कैसे, आप ये जो ये इक्वेशन 2 है इक्वेशन 1 में आप पुट कर दें तो आपके पास ये निकल आएंगे। कैसे वो आपको मैं अब आगे एक विद एग्जांपल समझाऊंगी। द फर्स्ट फ्यू टर्म्स ऑफ द सच अ सीरीज, इस सीरीज की फर्स्ट फ्यू टर्म्स जो हैं फॉर्म एन अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन, इन्होंने फर्स्ट फ्यू टर्म्स ने अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन बना लेना है, इस कॉल्ड पर्टर्बेशन सोल्यूशन अप्रोक्सीमेशन, या इसे हम पर्टर्बेशन सोल्यूशन बोलते हैं या इसको हम अप्रोक्सीमेशन बोलते हैं। अब कुछ और बातें आपके पास बता रही हूँ, वो ये है कुछ रिमार्क बता रही, इंपॉर्टेंट रिमार्क है। इन पर्टर्बेशन प्रॉब्लम में एप्सिलॉन 0 नहीं होगा। अब खुद सोचो, एप्सिलॉन तो हमारे पास स्मॉल टर्म्स को डिनोट कर रहा है, अगर ये 0 हो जाएगा तो फिर वहां पे पर्टर्बेशन तो लग ही नहीं सकता। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर आप दूसरी सॉल्यूशंस की तरफ जाओ, आपने जरूरी पर्टर्बेशन वाले उसमें आना है, पर्टर्बेशन के क्या कहते हैं फील्ड में आके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। पर्टर्बेशन अगर एप्सिलॉन आपका 0 नहीं है तो फिर पर्टर्बेशन वहां पर लगेगा नहीं, फिर इसका मतलब कोई और मेथड लगेगा, आपको कोई और मेथड देखने चाहिए। आगे हमारे पास क्या कहता है, अनपर्टर्ब प्रॉब्लम। अगर प्रॉब्लम अनपर्टर्ब है, मतलब उसमें पर्टर्बेशन नहीं लग रहा है, तो 100% अंदर आपको एप्सिलॉन टर्म्स भी नजर नहीं आएगी। जिसके साथ एप्सिलॉन, किसी टर्म के साथ एप्सिलॉन लगा हुआ होगा, 100% वहां पर्टर्बेशन लगेगा। और जहां आपको एप्सिलॉन है ही नहीं, इसका मतलब है वहां पे वो वाला प्रॉब्लम पर्टर्ब नहीं है, वो अनपर्टर्ब प्रॉब्लम है। और ये देखो, आप किसी टर्म में एप्सिलॉन 0 कर दो तो ये हमारे पास अनपर्टर्ब प्रॉब्लम बन जाएगा। आगे चलो, आवर मेथड इज सक्सेसफुल, हमारा मेथड सक्सेसफुल कब होगा, व्हेन डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन टेंड्स टू 0 व्हेन एप्सिलॉन अप्रोचेस टू 0। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, आप लोगों, ये हम न्यूमेरिकल एनालिसिस के बच्चे इसे ज्यादा समझ सकते हैं। एक्चुअल मतलब एग्जैक्ट सोल्यूशन होता है, और वो जो हमारे पास मॉडल होता है उसका एग्जैक्ट सोल्यूशन, और अप्रोक्सीमेट जो आप ये टेलर सीरीज एक्सपेंशन लगा के निकालते हो। अगर आप इन दोनों का डिफरेंस लो, मतलब यही वो जो न्यूमेरिकल एनालिसिस में एरर नहीं कैलकुलेट करते, एरर बता रहे हैं, इन दोनों का डिफरेंस एक्चुअल और अप्रोक्सीमेट का डिफरेंस, अप्रोक्सीमेट 0 ये 0 की तरफ जाए। अगर आप एप्सिलॉन अप्रोचेस टू 0 करो तो आपका इन दोनों का डिफरेंस भी कम से कम होता जाए, मतलब 0 के करीब जाए, ये वो एरर कैलकुलेट कर रहा है। आगे चलते हैं, वो कहते हैं टर्म्स y0, आपको वो जो टेलर सीरीज एक्सपेंशन में आपको y0 नजर आ रही थी, द टर्म y0 इज इन द पर्टर्ब सीरीज इज कॉल्ड लीडिंग ऑर्डर टर्म, हम इसे लीडिंग ऑर्डर टर्म बोलते हैं। ओके, द अदर टर्म्स आर कॉल्ड हायर ऑर्डर करेक्शन टर्म्स हम इन्हें बोलते हैं। ये अगले हायर ऑर्डर की क्या बोलते हैं, ये लीडिंग टर्म, क्योंकि इसके पास एप्सिलॉन नहीं होता, बाकी सबके पास एप्सिलॉन आता जाता है, इसलिए उन्हें बोलते हैं हायर ऑर्डर करेक्शन टर्म उन्हें बोलते हैं। आगे चलो, अब वो कहते हैं व्हेन एप्सिलॉन 0, ये एप्सिलॉन 0 इज कॉल्ड अनपर्टर्ब प्रॉब्लम। हाँ जी, ये देख लिया, अनपर्टर्ब प्रॉब्लम में हमारे पास क्या होता है, y का सोल्यूशन सिर्फ y0 ही होता है, और एंड एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन क्यूब, ये सारे हमारे पास क्या होता है, स्मॉल पर्टर्बेशन होते हैं। आगे चलो भाई, वो कहता है इल पोस्ट प्रॉब्लम, हमारे पास क्या होता है अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये बातें ना हमसे ना MCQs में पूछी जाती हैं, कहाँ पे वो जो हमारी वेल पोस्ट क्या होता है, इल पोस्ट क्या होता है, ओवर पोस्ट क्या होता है। इल पोस्ट क्या होता है, नंबर ऑफ इक्वेशंस लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स है, मतलब अननोन्स हमारे पास ज्यादा है, इक्वेशंस मेरे पास 2 हैं और अननोन्स मेरे पास 3-4 आ गए हैं, उसे हम बोलेंगे इल पोस्ट प्रॉब्लम।
अगर दो इक्वेशन है, दो अननोन्स हैं, तो हमें मतलब ज़रूरी नहीं है दो दो पे तीन तीन भी हो सकता है, चार चार भी हो सकता है, मतलब जितनी इक्वेशन है उतने ही अननोन्स हैं, हम इन्हें बोलते हैं वेल पोज्ड प्रॉब्लम। अगर इक्वेशन ज़्यादा हो गई, मतलब 10-15 इक्वेशन हो गई, अंदर सिर्फ अननोन सिर्फ दो हैं, तो हम इन्हें बोलते हैं ओवर पोज्ड प्रॉब्लम बोलते हैं। व्हेन द लीडिंग ऑर्डर टर्म का मतलब क्या है, y0 की बात हो रही है, इज नॉट वेल पोज्ड। जब वो वेल पोज्ड नहीं होती, देन आवर प्रॉब्लम इज नॉन सिंगुलर। तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने नॉन सिंगुलर वाला केस नहीं पढ़ना, हमने सिर्फ सिंपल वाले में रहना है। रेगुलर पर्टर्बेशन मतलब जिसमें अलजेब्राइक इक्वेशन सॉल्व करना। अब ये एक इक्वेशन है, मैं इसे ये इक्वेशन है, अब इसे हमें कैसे पता चलेगा ये पर्टर्ब है। अंदर जरा गौर से देखो, x² + 2xy एप्सिलॉन x -3 = 0, 2 एप्सिलॉन x -3 एप्सिलॉन x, इसके अंदर एप्सिलॉन इन्वॉल्व हो गया, इसका मतलब है ये इसे पर्टर्बेशन प्रॉब्लम से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इक्वेशन 1 आपको पता है वो टेलर सीरीज एक्सपेंशन, इसका सोल्यूशन होगा x0 एप्सिलॉन x1 x एप्सिलॉन स्क्वायर x2 एंड सो ऑन। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गया। आप इक्वेशन नंबर 2 को इसमें इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो। यही उसने आइडिया बताया ना कि ये x0 x1 x2 हमने कैसे कैलकुलेट करना है। आप इनको इक्वेशन 2 को 1 में पुट करो। x है, x की वैल्यू ये पूरा x की वैल्यू हमारे पास ये पूरी आगे, ये जरा x स्क्वायर की जगह पुट किया और फिर 2 एप्सिलॉन एज इट इज और x की जगह यहाँ पे ये पुट किया -3 = 0। आप पुट करें, हमारे पास क्या आएगा, आप इसका स्क्वायर खोलें। स्क्वायर कैसे खुलेगा, ये पूरी टर्म मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, उसे ऐसे पूरा खोल दिया और ये जरा आप इसको अंदर दे दो, सारों से एप्सिलॉन मल्टीप्लाई हो जाएगा, -3 एज इट इज करा रहेगा = 0। अच्छा, अब जरा इन्हें मल्टीप्लाई करना है। कैसे, ये x0 इन सारों से मल्टीप्लाई होगा। याद रखिएगा हमारे पास मैक्सिमम एप्सिलॉन स्क्वायर है, तो आपने एप्सिलॉन स्क्वायर बना के वहीं पे छोड़ देना। जैसे x0 इससे मल्टीप्लाई होगा, एप्सिलॉन ये x0 स्क्वायर हो जाएगा। जब यही टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास आएगा एप्सिलॉन, ये इससे मैंने चीर फाड़ नहीं किया, मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। x0 किससे मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई हो गया, इससे मल्टीप्लाई होगा और फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, यहीं पे आपने छोड़ देना है। इससे मल्टीप्लाई होगा तो एप्सिलॉन x0 x1 एप्सिलॉन स्क्वायर x0 x2 हो जाएगा एंड सो ऑन। इसी तरह आप इस टर्म को जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो एप्सिलॉन आएगा, इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करोगे एप्सिलॉन स्क्वायर आएगा, वहीं पे फिर इससे मल्टीप्लाई नहीं करना क्योंकि फिर एप्सिलॉन क्यूब बन जाएगा, तो आप उसे ना लीजिएगा, उसको आप स्किप कर दीजिएगा इसको। और फिर ये काम आप लोगों ने किया हुआ है, कहाँ कौन सा था आप लोगों का, BSc का, मुझे अच्छी तरह से याद है, ये मैंने बच्चों को सिखाई थी। ये वाली मल्टीप्लिकेशन सीरीज आपस में मल्टीप्लाई कब होती हैं। BSc का चैप्टर नंबर आपका था, कौन सा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 3, उसकी आपने चैप्टर नंबर, हाँ BSc का कैलकुलस का चैप्टर नंबर 3 था। आप लोग टेलर सीरीज एक्सपेंशन आप लोगों ने पढ़ी थी, वहाँ पे आपने दो सीरीज को मल्टीप्लाई करना सीखा था। तो ये उसी तरह से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये नीचे वाली टर्म्स आपकी आएंगी। जब नीचे वाली टर्म्स आपकी आ जाएंगी तो फिर आपने क्या करना है, एप्सिलॉन और एप्सिलॉन, अब हमने यहाँ पे वो काम कर रहे हैं, ये हमारे पास ये सारी आ गई हैं। अब हम क्या करेंगे, इनको कंपेयर करेंगे, इसको हम रखेंगे, ये तो ये कांस्टेंट है ना, इसको उधर फेंको, उधर जाके ये हाँ ये देखो कांस्टेंट टर्म, ये कांस्टेंट टर्म आपको पता है, उधर कांस्टेंट टर्म कोई 0 है तो इसे 0 के बराबर रखा, x0 की यहाँ से वैल्यू निकल आई। अब हमारे पास एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन उधर भी एप्सिलॉन की 0 की, वो 0 के इस पूरे को 0, वो कंपेयरिंग कोफिशिएंट नहीं करते, ये उसी तरह कंपेयरिंग कोफिशिएंट कर रहे हैं, किसके, एप्सिलॉन के कर रहे हैं। इसी तरह ये वाली टर्म भी =0 रखेंगे, x0 की वैल्यू यहाँ पे यूज़ की तो हमारे पास x1 की वैल्यू निकल आएगी। अब इसे भी आप =0 रखो, x1 x0 आपने कैलकुलेट कर लिया, x2 की वैल्यू आप इजीली निकाल लोगे। तो जब ये निकल आया तो आपने यहाँ पे ये वैल्यूज पुट कर दी और अब इसे वो दो सोल्यूशन हमारे पास बन गए, ये दोनों प्लस प्लस के लिए ये बनेगा और माइनस माइनस के लिए ये बनेगा। चलें खैर, अब ये आपको ये मैंने वो तो सॉल्व करनी सिखा दी, अब इसकी असाइनमेंट क्या है वो आपको बता देती हूँ। असाइनमेंट इसकी आपके पास ये है कि आप लोगों ने पर्टर्बेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो रियल लाइफ सिचुएशन है वो आप लोगों ने असाइनमेंट में बतानी है। रियल लाइफ सिचुएशन आपने असाइनमेंट में बतानी है, ये आप लोगों की असाइनमेंट है। चलिए खैर मैं चलती हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलती हूँ और इसको ख़ास तौर पे देखिएगा, इसे हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ड्यूरिंग लेक्चर। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।